Hello friends, welcome to EduFree YouTube channel. I am Panshamura. Today we will discuss previous year question paper of UPSC CSE preliminary examination. जो लास्ट ईयर इट मीन्स 2020 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 4 अक्टूबर 2020 को हुआ था और अगेन दिस ईयर अक्टूबर की 10 अक्टूबर में ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होगा. सो फ्रेंड आई थिंक आप लोग सब इसके प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इसके लिए अभी आपका लगभग 4-4.5 महीना है. तो फ्रेंड आज हम लोग इस वीडियो में 2020 का सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो पेपर है GS1 पेपर उसको डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं देखते हैं. हम लोग पहले देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन. ठीक है, पढ़ाई करते हैं. अभी नंबर 1 क्वेश्चन आपका है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. इसका नंबर 1 स्टेटमेंट है आधार metadata cannot be stored for more than 3 months. Statement 2, state cannot enter into any contract with private corporation for sharing of Aadhaar data. Number 3 statement, Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. And number 4 statement, Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. Which of the statement given above is or are correct? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन है ABCD. ऑप्शन A 1 and 4 only. ऑप्शन B 2 and 4 only. ऑप्शन C 3 only. एंड ऑप्शन D 1, 2 and 3 only. सो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन B 2 and 4 ओनली. सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन यहाँ का राइट आंसर है आपका B 2 and 4 ओनली. B 2 and 4 ओनली. ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इसका गलत है, रॉन्ग है. आधार मेटाडाटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ्स. ये आपका होना चाहिए था 6 मंथ, ना कि 3 मंथ्स. नंबर 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा. एंड नंबर 3 स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये आपका करेक्ट नहीं है. और नंबर 4 आपका करेक्ट है. आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो B 2 and 4 ओनली. सो फ्रेंड हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं. तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विच लोकसभा. तो इसका जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से आपको एक स्टेटमेंट चूज करना है जो कि करेक्ट बताना है इसे. तो ऑप्शन ए आपका द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. जो आपका राज्यसभा और लोकसभा है वो दोनों में से कौन सी पावर इक्वल है. जो राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद, मतलब राज्यसभा की जो लोकसभा के साथ नीचे दिए गए कौन सी इसे इक्वल पावर है. तो इसमें ए द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. B amending the constitution. C the removal of the government. D making cut motion. तो यहाँ पे ये सबका है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू
ऑल इंडिया सर्विसेज, ये आपका जो राज्यसभा की आपका एक ये एक्सक्लूसिव पावर है जो कि आपका आर्टिकल 312 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड नेक्स्ट जो आपका अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका क्या है, ये आपका 368 है। आर्टिकल 368 में आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका दो तरह की अमेंडमेंट है यहाँ पे। स्पेशल मेजोरिटी में इसका पार्लियामेंट का अमेंडमेंट है और आपका जो स्पेशल मेजोरिटी में पार्लियामेंट का विथ रेटिफाइड जो उसका जो हाफ ऑफ दी ऑल स्टेट। सो ये आपका स्टेट मेथड में आपका रिलेटेड टू स्टेट मेथड है। और नेक्स्ट जो आपका रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग ऑफ कट मोशन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होंगे आपका, यहाँ आपका करेक्ट आंसर है बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के सेम पावर है इसमें। तो ठीक है, वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the funds under members of parliament local area development schemes, MP lays which of the following statements are correct? Statement 1, MP led funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. Statement 2, a specified portion of each MP's fund must benefit SC and ST population. Number 3 statement, MP led funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. And number 4 statement, the district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. Select the correct answer using the code given below. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 3 and 4 ओनली, सी 2, 3 and 2, 1, 2 and 3 ओनली, एंड डी 1, 2 and 4 ओनली। सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हम राइट आंसर हम देखते हैं, वो है आपका यहाँ का जो डी है। ये जो डी है आपका, ये आपका राइट आंसर है। 1, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली इसका राइट आंसर है डी। सो MP led fund must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. ये आपका करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नंबर 2, a specified portion of each MP's fund must benefit SC and ST population, ये भी आपका करेक्ट है। जो आपका SC जो इनहेबिटेशन है, जो SC है वो आपका MP का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अगर 50% SC के SC और 7.5% जो ST है उसमें वो उसका फंड यूटिलाइज करेंगे, और वो जो 75 लाख, और हम कह सकते हैं कि उसका जो 75 लाख है MP लेड फंड की, वो उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो SC दैट मीन्स SC में जो उसका 75 लाख और जो ST पॉपुलेशन है उसमें आपका 37.5 लाख वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपका जो स्टेटमेंट 3 है, MP लेड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड दी unused funds cannot be carried forward to the next year, ये आपका रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। जो MP फंड्स है, MP लेड फंड है, वो आपका 5 years लिए होते हैं। और ये जो आपका
नॉन लैप्सेबल है, दैट मीन्स ये आपका सब्सिक्वेंट ईयर में भी इसका यूज होंगे वो। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हम लोग देखेंगे अभी 4। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ आपका आंसर है डी 1, 2 एंड 4 ओनली। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पढ़ते हैं पहले। which one of the following categories of fundamental rights which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड ऑप्शन डी राइट टू इक्वालिटी। जो यहाँ का आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी राइट टू इक्वालिटी। ये आपका करेक्ट आंसर है राइट टू इक्वालिटी। जो आपका राइट टू इक्वालिटी जो आपका आर्टिकल 14 to 18 है। आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट आपका जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आपका 32। राइट टू फ्रीडम है आपका आर्टिकल 19 to आपका 22 एंड जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका 23 एंड 24। ये आपका फंडामेंटल राइट्स में इंसिडेंट है। सो फ्रेंड्स वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इन इंडिया separation of judiciary from the executive is enjoined by executive is enjoined by। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी द 7th शेड्यूल, डी द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। इसका जो आपका आर्टिकल 50 है उसमें आपका ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये आपका मेंशन है। सो फ्रेंड नाउ we move to another question. Question number 6. Question number 6. Along with budget, the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। यहाँ पे आपका बजट के बारे में बोला है जो आपका रिलेटेड स्टेटमेंट है वो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ऑप्शन बी आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल स्टेटमेंट सी, Article 113 of the Constitution of India, and D provisions of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है
वो आपका डी है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका डी। प्रोविजंस ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए, बी पॉपुलर गवर्नमेंट, सी मल्टीपल पार्टी गवर्नमेंट, डी डिलिमिटेड गवर्नमेंट। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसका डिफिनेशन क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डी लिमिटेड गवर्नमेंट, ये आपका डी लिमिटेड गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अदर देन fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect or reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948? यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 प्रीम्बल, स्टेटमेंट 2 DPSP, स्टेटमेंट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर code given using the code given below. Option A 1 and 2 only, option B 2 only, option C 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये जो तीनों में ये रिलेटेड है। सो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड्स free legal service to which of the following type of citizens? Option statement 1 person with an annual income of less than rupees 1 lakh. Option statement 2 transgender with an annual income of less than rupees 2 lakh. Statement 3 member of other backward class OBC with an annual income of less than rupees 3 lakh. And statement 4 all senior citizens. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only, option B 3 and 4 only, option C 2 and 3 only, and option D 1 4 only. So friends इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 1 and 2 only, 1 and 2 only। सो देखते हैं ये आपका जो ओबीसी यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। जो 3 है ये मेंबर ऑफ दी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी विद, ये यहाँ पे ओबीसी नहीं होगा, यहाँ पे एससी एंड एसटी। ऑल सीनियर सिटीजन, ये ऑल सीनियर सिटीजन भी नहीं है, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। सो इसका जो आंसर होगा 1 and 2 ओनली। सो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, consider the following pairs. ये जो पेयर है इंटरनेशनल एग्रीमेंट और सेटअप एंड सब्जेक्ट, जो 1 है ये आपका अल्मा-अता डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, 2 हॉग कन्वेंशन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, 3 तालानुआ डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, and 4 pair under 2 coalition child right. So which of the pairs given above is or are correctly matched? Option A 1 and 2 only, option B 4 only, option 3 1 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 2 3 and 4 only. So friends, यहाँ का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ये है आपका ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 3 ओनली। ये आपका राइटली मैच है, करेक्टली मैच है, और 3 भी आपका करेक्टली मैच है, लेकिन आपका जो 2 है ये आपका हॉग कन्वेंशन, ये आपका चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है, और ये जो आपका अंडर 2 कोलिशन है, ये आपका रिलेटेड टू कोलिशन ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट्स एम्स टू अचीव ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिटिगेशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को जो मिटिगेशन करने के लिए ये आपका एक एम्स लिया गया है टुवर्ड्स नेट जीरो बाय 2050 तक इसका नेट जीरो का इसका टारगेट है। सो फ्रेंड्स, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है आपका? ए स्टेटमेंट ए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। सी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। D, the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. So friend, इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी, यू कैन सी हियर, ये जो आपका बी है इसका राइट आंसर है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। सो फ्रेंड, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? So friends, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, consider the following statements. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. Statement 2, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is
base. Which of the statement given above is or are correct? Option A, 1 only. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो आपका बी, 2 ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर है, 2 ओनली, बी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द citizens liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based. सो ये आपका 1 है, वो इनकरेक्ट है. सो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 14. One common agreement between Gandhism and Marxism is. जो गांधीजी और मार्क्सिज्म का जो कॉमन आपका एग्रीमेंट है वो कौन सी है? ये चारों स्टेटमेंट में हमको एक चूज करना है. ए, द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी. बी, क्लास स्ट्रगल. सी, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. डी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, ये आपका करेक्ट आंसर है. द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी. सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. In the context of India, which one of the following is the characteristics appropriate for bureaucracy? So ये भी एक आपका conceptual एंड आपका इजी तो मदर क्वेश्चन कह सकते हैं. इसका ऑप्शन ए, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. बी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म. सी, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग political stability and economic growth. And D, an agency for the implementation of public policy. So friends, ये जो 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका आंसर आपका होंगे क्या? डी, ये आपका करेक्ट आंसर है. एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं. परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं. सो फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. The preamble to the Constitution of India is. जो preamble है वो क्या है? A part of statement A, a part of the Constitution but has no legal effect. B, not a part of the Constitution, has no legal effect either. C, a part of the Constitution and has the same legal effect as any other parts. D, a part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts. So friends, इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है. डी इज द राइट आंसर here. So friends, we move to next question. Question number 17. क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपका गोल्ड ट्रेंड्स रिजर्व ट्रेंड्स रिफर्स टू ए लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक. जो का गोल्ड ट्रेंड्स और रिजर्व ट्रेंड्स क्या है? ए लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक. बी, वन ऑफ द ऑप्शंस ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक. सी, ए क्रेडिट सिस्टम गारंटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मेंबर्स.
D. A credit system guaranteed by IMF to its members. So friends, what is the right answer here? So right answer of this question is D. A credit system guaranteed by International Monetary Fund to its members. So this is the right answer here. Friends, now we move to next question. Question number 18. With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is or are correct? Statement 1, dash shall be enforceable by courts. ये जो आपका DPSP है, ये आपका पार्ट 4 में DPSP है. सो ये आपका डायरेक्टली DPSP यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसका आपका जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे दिया है. ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं. ये कुछ एरिया है जो आपकी पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, टॉपिक है. जैसे आपका DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल्स, ये ऐसे कुछ टॉपिक है जो आपका हर साल ये रिपीटेशन होते हैं. सो फ्रेंड्स, इस एरिया को आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए. स्टेटमेंट 2, डेज शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. 3, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉस बाय द स्टेट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 है. सॉरी, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक्चुअली आई हैव नॉट सीन. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C 1 and 3 only, and option D 2 and 3 only. So यहाँ पे dash shall be enforceable by court, ये तो आपकी incorrect है. Dash shall not be enforceable by any court, ये आपका correct है. This statement is correct. The principle laid down in this part are to influence the making of the law, making of laws by the state, ये आपका करेक्ट है. सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका 2 and 3 ओनली, डी इज द राइट आंसर हियर. सो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 19. We have already discussed question number 18. Question number 19. Consider the following statements. According to Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of the legislative of that state. Option statement 2, according to the Representation of the People Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prisons. So friends, ये जो 2 है ये इनकरेक्ट है और 1 भी इसका इनकरेक्ट है. सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी, नाइदर 1 nor 2. राइट आंसर हेयर इज नाइदर 1 nor 2. जो ये आपका मिनिमम जो आपका मिनिस्टर, अब स्टेट के मिनिस्टर होने के लिए जो आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर में जाने के लिए, लेजिस्लेटिव में जाने के लिए आपको कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए. जो आपकी वोटर का जो एज है, एलिजिबिलिटी टू वोट, इसका आपका ओनली 18 ईयर्स है. तो इसके आपका यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये इनकरेक्ट है इसीलिए. और नेक्स्ट जो आपके ये है आपका 5 ईयर्स नहीं, ये आपका मोर देन 2 ईयर्स होने से भी हो जाएगा. और नेक्स्ट आपका क्या है, जो सिंस जो आपकी प्रेजेंस सिंस रिलीज
फ्रॉम जेल, उसको 6 ईयर तक डिस्क्वालीफाई होंगे वो। आफ्टर 6 ईयर उसका 6 ईयर तक वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो इसका आंसर है डी। सो फ्रेंड्स, नाउ वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन फॉर today's discussion. Question number 20. Consider the following statements. Statement 1. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he or she thinks fit. Statement 2. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Option 3. Statement 3. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statement given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C 1 and 3 only, and option D 2 and 3 only. So friends, इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और सी थिंक फिट। ये आपका करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ए। ये आपके पर्टिकुलरली कितने सेशन होना चाहिए वो नहीं लिखा, 3 तो होगा ही नहीं, लेकिन जो उसका जो मिनिमम मैक्सिमम गैप्स वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है। और नेक्स्ट आपका देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ गैप्स, नंबर ऑफ डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज के बारे में ये आपका मेंशन नहीं है। सो ये आपका राइट आंसर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 and 3 ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 and 3 ओनली। सो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 and 3 ओनली। सी इज डी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दिस इज टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग इतना ही पढ़ाई किया। और नेक्स्ट आज हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की आपका 20 क्वेश्चन आज डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट पहुंचाएंगे और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सो ये आपका बेटर प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो। आई होप आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ये जो आपका कोविड-19 का सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पढ़ने की भी आपका अच्छा ही इन्वायरमेंट है, क्योंकि आपको मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए पढ़ाई पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। और टाइम भी आपका सफिशिएंट है, मोर देन 4 मंथ से अभी, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो, स्टे विथ मी। आप लोगों को मैं इसी तरह जो लास्ट ईयर की जो मिनिमम के 5 इयर्स का जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर ही दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। जितना से जितना मैं कर सकता हूँ वो एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि जो यूपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है ये आपको हम लोगों को लगता है कि रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन रिपीटेशन होता है, लेकिन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन उसका जो एरिया है, जिस एरिया से वो आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 5-6 साल के जब अगर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि उसी एरिया से आपका क्वेश्चन आ रहा है। और जो करंट अफेयर्स में जो रहते हैं उसको रिलेट करके भी आपका क्वेश्चन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।